नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती ने धमकी दी है कि अगर देश में इंडिया अलायंस की सरकार बनी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत बीजेपी के सभी नेता जेल जाएंगे, किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। आज नरेंद्र मोदी की रैलियां हुई। अमित शाह, राजनाथ सिंह, राहुल गांधी, ममता बनर्जी, तेजस्वी यादव समेत तमाम नेताओं ने इलेक्शन कैंपेन किया, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा मीसा भारती के इसी बयान की हुई। मीसा भारती पाटलिपुत्र सीट पर आरजेडी के उम्मीदवार हैं। कैंपेन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से करप्शन के इश्यूज उठा रहे हैं, बिहार की रैली में उन्होंने जिस तरह नौकरी के बदले जमीन घोटाले की बात की, उससे मीसा भारती अच्छी खासी नाराज हैं और गुस्से में उन्होंने यहां तक कह दिया, अभी मोदी जितना चाहे बोल ले, जो चाहे इल्जाम लगा ले, लेकिन अगर देश में इंडिया अलायंस की सरकार बन गई तो बीजेपी का कोई नेता नहीं बचेगा। मोदी समेत बीजेपी के सारे नेताओं को हम जेल में डाल देंगे। जाहिर है, मीसा के बयान पर जबरदस्त सियासत हुई। जेपी नड्डा, रविशंकर प्रसाद, देवेंद्र फडणवीस से लेकर सुधांशु त्रिवेदी तक बीजेपी के तमाम बड़े बड़े नेताओं ने मीसा भारती के बयान पर रिएक्ट किया। किसने क्या कहा यह मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन सवाल यह है, क्या करप्शन का मुद्दा लालू के परिवार को इतना परेशान कर रहा है कि उन्होंने मोदी को अपना दुश्मन मान लिया? क्या पॉलिटिकल लड़ाई पर्सनल लड़ाई में तब्दील हो गई है? मीसा भारती के बयान पर तेजस्वी यादव ने कैसे रिएक्ट किया और तेजस्वी ने आज नरेंद्र मोदी पर किस अंदाज में अटैक किया, यह सब आज आपको दिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले सुनाता हूं मीसा भारती ने क्या कहा और कितने गुस्से में, किस अंदाज में उन्होंने कहा। जो इंडिया गठबंधन है 30 लाख रोजगार दे रहा है, उसमें उनको तुष्टीकरण दिख रहा है। किसानों की आय दुगनी करने की हम बात कर रहे हैं, हम एमएसपी लागू करने की बात कर रहे थे, इनको तुष्टीकरण नजर आ रहा है। आज बेटे के लिए वोट मांगने गए थे, काहे नहीं परिवारवाद पे बोले? वो बंद हो गया प्रधानमंत्री जी का। इलेक्ट्रल बॉन्ड पे कौन जवाब देगा? जब आते हैं वो हमारे परिवार पे आरोप लगाते हैं भ्रष्टाचार का। जानते हैं कितना बड़ा भ्रष्टाचार है। अगर देश की जनता ने कहीं हमें मौका दे दिया इंडिया गठबंधन को, प्रधानमंत्री से लेकर के जितने भी भाजपा नेता हैं जेल के अंदर बंद हो। चूंकि मीसा भारती ने मोदी को जेल में डालने की धमकी दी, इसलिए उनका बयान तुरंत चर्चा में आ गया। लेकिन जब इसके बारे में जानकारी हासिल की तो पता चला कि मीसा भारती का यह बयान 4 दिन पुराना है। असल में नरेंद्र मोदी ने 4 अप्रैल को जमुई में चुनावी रैली की थी। उस रैली में मोदी ने लालू यादव के परिवारवाद, जंगल राज और करप्शन का मुद्दा उठाया था। नौकरी के बदले जमीन घोटाले की बात की थी और यह कहा था कि विरोधी उन्हें कितनी भी गालियां दें, लेकिन वो भ्रष्टाचार करने वालों को छोड़ेंगे नहीं, सबको जेल भेजेंगे। मीसा भारती ने इसी बात पर रिएक्ट किया। वो इसी बात से नाराज थी और उन्होंने मोदी को जेल भेजने की धमकी दे दी। हालांकि जैसा मैंने आपको बताया कि बयान 4 दिन पुराना है, लेकिन आज सामने आया, इसलिए बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं ने इस पर आज रिएक्ट किया। पोर्ट ब्लेयर में कैंपेन के लिए पहुंचे जेपी नड्डा ने कहा कि हार की हताशा से विपक्ष के नेता फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, इसीलिए लगातार मोदी को कोस रहे हैं। नड्डा ने कहा जो खुद बेल पर हैं, उन्हें इस तरह की बातें कहने का कोई हक नहीं है। अभी मीसा भारती ने, अब इनका ये इतने फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं, आप बोलते हो मोदी मोदी मोदी, और ये मोदी जी को गाली देते रहते हैं, कभी सांप, कभी बिच्छू, कभी क्या। इनकी निराशा, इनकी हताशा, इनका फ्रस्ट्रेशन चरम सीमा पर है। अभी जिसने 23 साल तक सबसे सर्वोच्च पद पर रह करके 12 साल से ज्यादा चीफ मिनिस्टर और अब 10 साल से ज्यादा प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी ने देश के प्रधान प्रशासक के रूप में काम किया और एक भी दाग नहीं है, ऐसे को मीसा भारती बोलती है मैं चुनाव के बाद जेल में भेजूंगी। ऐसा फ्रस्ट्रेशन, ऐसा निराशा, ऐसी निराशा। आप बताइए, मैं फिर से बोलता हूं, लालू सेहत के कारण बेल पर है कि नहीं है? चारा घोटाले में इन्वॉल्व है कि नहीं है? और लोगों से मीसा भारती पर अंजाम है कि नहीं है? जो खुद बेल पर हो,
जिनसे खुद पूछताछ हो रही हो, वो आज मोदी जी को गाली दे रहे हैं। इसके बाद महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मीसा भारती को मोदी के बजाय खुद अपने और अपने परिवार के बारे में सोचना चाहिए। फडणवीस ने कहा कि नौकरी के बदले जमीन घोटाले में मीसा भारती भी आरोपी हैं, इसलिए चुनाव के बाद उनका क्या होगा, मीसा को इसकी फिक्र करनी चाहिए। पहले उन्होंने अपना और अपने परिवार का विचार करना चाहिए। इतने प्रकार के घोटालों में और करप्शन में ये लोग अटके हुए हैं और ये कोई हमने लगाए हुआ आरोप नहीं है, कोर्ट ने उनको सजा दी है। तो इसलिए इस प्रकार की बातें कहकर लोकतंत्र का मजाक उड़ाना, न्यायपालिका का मजाक उड़ाना वो छोड़ दे। मीसा भारती के बयान पर बीजेपी में जबरदस्त रिएक्शन हुआ। दिल्ली में बीजेपी के महासचिव विनोद तावड़े ने कहा, विपक्ष के नेता कभी मोदी के मरने की दुआ मांगते हैं, कभी उनको जेल भेजने की बात करते हैं। जनता सब देख रही है और चुनाव में सबको जवाब मिल जाएगा। आरजेडी की मीसा जी, लालू जी की बिटिया, वो तो ये कह लेंगे हम मोदी जी को जेल में डालेंगे। अरे देश की जनता सुनना चाहती है कि आप भ्रष्टाचारियों को जेल में डालेंगे या नहीं। बस्तर लोकसभा में प्रचार करते हुए मुद्दों पर प्रधानमंत्री मोदी जी या एनडीए पर प्रहार न करते हुए अब मोदी जी मरेगा इस भाषा तक विपक्ष उतर आया है। मेरा राहुल गांधी और घमंडिया अलायंस को यह सवाल है, क्या आतंकवादियों को आप मारना चाहेंगे या नहीं? क्या आप भ्रष्टाचारियों को जेल में भेजना चाहेंगे या नहीं? और क्या अपने बैंकों के अकाउंट्स की जानकारी आप देना चाहेंगे या नहीं? इसका जवाब घमंडिया के नेताओं ने देना बहुत जरूरी है। इस मुद्दे पर बिहार बीजेपी के नेता भी बोले। एनडीए के कई नेताओं ने नाराजगी जाहिर की। इसलिए ऐसा लगा कि मीसा भारती अपने बयान पर क्लैरिफिकेशन देंगी, सफाई देंगी, मामले को कवर अप करने की कोशिश करेंगी। लेकिन मीसा भारती ने ऐसा कुछ नहीं किया। मीसा ने आज फिर वही बात दोहराई जो उन्होंने 4 दिन पहले कही थी। आरोप ये लगाया गया मेरे परिवार पे कि जमीन के बदले मतलब नौकरी देकर के इन लोगों ने जमीन लिया है। प्रधानमंत्री मोदी से मैं एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। मोदी जी, अभी अभी की घटना है, आपने दिया ईडी सीबीआई रेड करवा के चंदा दो और काम लो। इस पे क्यों नहीं बोल रहे हैं? वो ये प्रधानमंत्री की है, क्यों नहीं जवाब दे रहे हैं? ये सुप्रीम कोर्ट पूछ रहा है, इलेक्टोरल बॉन्ड पे ये लोग क्यों नहीं जवाब दे रहे हैं? क्यों भाग रहे हैं? हमारी सरकार अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो जितने भाजपा के नेता है, प्रधानमंत्री से लेकर के बिहार के नेता, सारे जेल के अंदर बंद हो गए। इसके बाद मीसा भारती को उन्हीं की भाषा में जवाब दिया बिहार बीजेपी के नेता अजय आलोक ने। अजय आलोक ने कहा, करप्शन के खिलाफ कार्रवाई से मीसा भारती बौखला गई हैं। अभी तो दिल्ली में सिर्फ उनका फार्म हाउस सीज किया गया है, अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है। अजय आलोक ने कहा कि मीसा भारती पर गुस्सा करने के बजाय उनके साथ सहानुभूति करने की जरूरत है। अरे 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 मीसा जी, बहुत गुस्सा चढ़ रहा है? बहुत गुस्सा चढ़ रहा है। अभी तो सिर्फ बिजवासन का फार्म हाउस सीज हुआ है ना आपका, और 2-4 प्रॉपर्टी और सीज हुई है। कहां से आई? कुबेर भगवान ने दिया होगा, है ना? कुबेर की कृपा तो लालू परिवार पे ही और उनके पुत्र पुत्रियों पे बरसती है। सरकार बनेगी तो प्रधानमंत्री और सब भाजपा के नेता, सहयोगी नेता जेल चले जाएंगे। अरे बाप, क्या मंसूबे हैं, क्या सपने हैं, क्या मुंगेरी लाल है। दिन में भी ख्वाब दिखता है क्या सरकार बनने के? एक काम करिए, ये इंडिया की जहां जहां गठबंधन की सरकार है ना, वहां भाजपा नेताओं को जेल में डालिए जो भ्रष्टाचार किए हुए हैं। इस देश में कानून का राज है, कानून पे ही चलेगा। और जो भ्रष्टाचारी है वो बचेगा नहीं। जिस तरह आपके पिताजी कन्विक्ट हुए, अपने नंबर का इंतजार कीजिए, बचेगी तो आप भी नहीं। नौकरी के बदले जमीन ले लेके
यहाँ परिवारवाद का नंगा नाच कर रही हैं और प्रधानमंत्री को ज्ञान दे रही हैं किस पे बोलना चाहिए, किस पे नहीं बोलना चाहिए। छटपटाहट समझ में आ रही है, लेकिन क्या करिएगा। चलिए, सहानुभूति है। बीजेपी के सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने तो मीसा भारती को अपना नाम बदलने की नसीहत दे दी। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, मीसा के पिता लालू ने तो कांग्रेस का खात्मा करने की प्रतिज्ञा ली थी, इसीलिए उन्होंने बेटी का नाम मीसा रखा था। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, या तो मीसा भारती को अपने पिता की प्रतिज्ञा को याद करना चाहिए या फिर अपना नाम बदल लेना चाहिए। मीसा भारती को याद रखना चाहिए कि उनका नाम मीसा क्यों पड़ा। इमरजेंसी के समय बड़ा दुर्दांत एक्ट था मीसा, MISA, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, जिसके तहत किसी को जेल में डाल दिया जाए तो वो कोर्ट नहीं जा सकता था, बेल के लिए अप्लाई नहीं कर सकता था और पुलिस को उसे कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करने की भी जरूरत नहीं थी, यानी परमानेंट जेल में रहेगा। लालू यादव जी उस एक्ट में कांग्रेस सरकार के द्वारा जेल में डाले गए थे, तो उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं कांग्रेस को ध्वस्त करूंगा, इसलिए अपनी बेटी का नाम मीसा रख रहा हूं ताकि मुझे जीवन भर वो प्रतिज्ञा याद रहे। तो मीसा जी से पूछिए, पिताजी की प्रतिज्ञा भूल गई या अपनी पिताजी की प्रतिज्ञा का मजाक उड़ा रही हैं, या अपना नाम बदल लीजिए। इसके बाद मीसा भारती के छोटे भाई और आरजेडी के स्टार कैंपेनर तेजस्वी यादव से भी मीसा भारती के बयान पर सवाल पूछे गए। तो तेजस्वी ने कहा कि फालतू की बातों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बीजेपी मुद्दों की बातें नहीं करती, सिर्फ मुद्दों से भटकाने की बात करती है। सर, मीसा भारती हैं, वो कह रहे हैं कि अगर इंडी गठबंधन की सरकार बनेगी तो बीजेपी और प्रधानमंत्री को जेल भेज मुद्दे की बात कीजिए ना, कौन क्या बोला उससे क्या लेना देना। हमारा काम है, काम क्या हो रहा है, देश में काम होना चाहिए। हम चाहते हैं कि कोई आ रहा है प्रधानमंत्री तो बताएं बिहार के लिए वो क्या करेंगे 5 साल की, इस पे बात होनी चाहिए। इस पे बात पूरा बीजेपी चौतरफा हमला कर रही है मीसा भारती के बयान को लेकर, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर सब भाषण उसमें वही बोल रहे हैं। कल अमित शाह जी का विरोध हुआ है, इस पे तो आप लोग सवाल नहीं पूछते हैं। जनता मुद्दे की बात ढूंढ रही है, आप लोग जो है फालतू की बात में लगे पड़े। चलिए, मीसा भारती ने जो कहा, बीजेपी ने जैसे रिएक्ट किया और तेजस्वी ने जिस तरह मीसा भारती के बयान से किनारा किया, उससे इतना तो साफ है कि करप्शन के मुद्दे पर मोदी ने विरोधियों को कॉर्नर किया है। खासतौर पर बिहार में लालू यादव के परिवार पर भ्रष्टाचार के इतने सारे आरोप हैं। लालू यादव देश के अकेले ऐसे बड़े राजनेता हैं जो घोटाले में सजा याफ्ता हैं। इसलिए इस मुद्दे पर आरजेडी और कांग्रेस को जवाब देना मुश्किल हो रहा है। तेजस्वी इन बातों को अच्छी तरह समझते हैं। वो जानते हैं इस मुद्दे पर जितनी चर्चा होगी उतना ज्यादा नुकसान होगा। इसलिए आपने देखा तेजस्वी यादव ने इस बात पर कोई जवाब नहीं दिया। उनका कैंपेन का स्टाइल बिल्कुल अलग है। तेजस्वी के सभाओं में खूब भीड़ भी आती है और वो रोज अलग अलग अंदाज में नरेंद्र मोदी को घेरते हैं। औरंगाबाद की रैली में तेजस्वी ने गाना गाकर मोदी को धोखेबाज बताया। तुम तो धोखेबाज हो, अरे तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। अरे रोज मोदी जी तुम ऐसा करोगे, रोज मोदी जी तुम ऐसा करोगे, जब तक लूट गई तो हाथ मलोगे। तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। अब यही है असली चेहरा भाजपा का, यही है। तेजस्वी ने इसके बाद एक और इंटरेस्टिंग काम किया। हेलीकॉप्टर में बैठकर अपना एक वीडियो शूट किया, उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। इस वीडियो के जरिए तेजस्वी ने बीजेपी के भगवा पर कमेंट किया। असल में कल तेजस्वी ने इसी तरह मछली खाने का वीडियो पोस्ट किया था, जिस पर बीजेपी के कई नेताओं ने तेजस्वी को धर्म विरोधी कहा था। आज तेजस्वी ने संतरा खाते हुए वीडियो डाला। इसमें तेजस्वी मुकेश सहनी के साथ संतरा खाते दिखाई दे रहे हैं और कह रहे हैं कि उन्हें तो ये फल जनता ने दिए हैं। बीच में मुकेश सहनी कहते हैं कि बीजेपी वाले कहीं संतरे के भगवा रंग को अपना बताकर संतरा खाने पर आपत्ति न जता दें। लेकिन नवरात्र में फलाहार तो वर्जित नहीं है,
इसलिए उनके इस वीडियो से बीजेपी को मिर्ची नहीं लगनी चाहिए। जनता ने दिया है। आज ऑरेंज संतरा खा रहे हैं और आज भी मुझे लगता है कि भाजपा वाले को पेट में तकलीफ होगा कि हम ऑरेंज खा रहे हैं। इसको भी वो लोग फर्क से जोड़ देंगे। अब बताइए कि हम लोग ना खाए ना पिए, वो लोग चाहता कि हमेशा गरीब पिछड़ा मल्ला का बेटा पिछड़ा का बेटा नमक रोटी खाए और हम लोग अच्छा खाए नहीं। एक तो समय नहीं मिल रहा, 3 साल प्रचार करते हैं, यही समय मिलता है कि वापसी के समय में कुछ खा पी ले ताकि शरीर में शक्ति रहे और ऐसे लोगों से हम लोग लड़ना है। आपने देखा होगा कि तेजस्वी यादव काफी हद तक लालू यादव के अंदाज में कैंपेन करने की कोशिश करते हैं, लोगों को हंसाते हैं, मजाक करते हैं, छुटीली बातें करते हैं, लेकिन साथ साथ वो जातिगत समीकरण को भी साथ लेकर चल रहे हैं और सोशल मीडिया का पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, वो उन मुद्दों से बचकर चल रहे हैं जो उन्हें सियासी नुकसान पहुंचा सकते हैं या जिन पर वो घिर सकते हैं। इसीलिए तेजस्वी अपनी हर सभा में बताते हैं कि उन्होंने 17 महीनों की सरकार में 5 लाख सरकारी नौकरियां दी, जातिगत जनगणना करवाई और बीजेपी से बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दों पर तेजस्वी सवाल पूछते हैं। लेकिन तेजस्वी करप्शन और सनातन के मुद्दों पर बिल्कुल खामोश हो जाते हैं। पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त एक्शन को अपना मिशन बना लिया है। वो विरोधी दल के हर नेता के बयान पर नजर रखते हैं और करप्शन के इशू को हर रैली में जोर शोर से उठाते हैं। आज मोदी ने उत्तराखंड और राजस्थान में चुनावी रैलियां की और दोनों जगह भ्रष्टाचार को देश के विकास में दीमक बताया। करौली की रैली में मोदी ने साफ साफ कहा, इंडिया अलायंस के लोग चाहे जितनी कोशिश कर लें, लेकिन करप्शन के खिलाफ कार्रवाई नहीं रुकेगी। चूंकि मीसा भारती ने मोदी को जेल भेजने की धमकी दी है, इस पर मोदी ने कहा, मोदी को चाहे कोई कितनी भी धमकी दे, लेकिन वो भ्रष्टाचारियों को छोड़ेंगे नहीं, सारे भ्रष्टाचारियों को जेल जाना होगा। यहां कांग्रेस सरकार के संरक्षण में पेपर लीक इंडस्ट्री खड़ी हो गई। मोदी ने आपको गारंटी दी थी, बीजेपी सरकार आएगी, पेपर लीक माफिया जेल के भीतर दिखाई देंगे। आज मोदी की गारंटी पूरी हुई कि नहीं हुई? मोदी की गारंटी पूरी हुई कि नहीं हुई? आज राजस्थान ही नहीं, पूरे देश में भ्रष्टाचारियों पर कड़ी कार्रवाई हो रही है। इसलिए इंडिया अलायंस के लोग मोदी के खिलाफ एकजुट हो रहे हैं। अब मजा देखिए, देश में क्या चल रहा है। एक तरफ मोदी है जो कहता है भ्रष्टाचार हटाओ, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ। ये सारे लोग जो भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए निकले हैं ना, कान खोल करके सुन ले। मोदी को कितनी भी धमकियां दे दें, भ्रष्टाचारियों को जेल जाना ही पड़ेगा। ये मोदी की गारंटी है। इसके बाद मोदी ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण का इल्जाम लगाया। मोदी ने कहा, यह वही कांग्रेस है जिसने सनातन की शक्ति को मिटाने की कसम खाई है, भगवान राम के अस्तित्व को नकारा, अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के न्योते को ठुकराया और राजस्थान में रामनवमी की शोभा यात्रा पर पत्थर चलवाए। मोदी ने कहा कि कांग्रेस के पापों की लिस्ट लंबी है, इसलिए जनता कांग्रेस को कभी माफ नहीं करेगी। 60 साल सत्ता संभालने वाली कांग्रेस के पापों की लिस्ट काफी लंबी है, लेकिन आज मैं राजस्थान की धरती से कांग्रेस का एक महापाप बताता हूं। ऐसा महापाप
जिसकी कोई माफी नहीं है, कोई प्रायश्चित नहीं है। ये महापाप है राजस्थान के सम्मान और पहचान के साथ खिलवाड़ का। कांग्रेस ने राजस्थान में वोट बैंक के लिए तुष्टीकरण का गंदा खेल खेला। ये वो धरती है जो मदन मोहन जी के विग्रह की रक्षा के लिए अपने बलिदान देने के लिए तैयार हो गई थी। उसी धरती पर कांग्रेसी नेताओं ने तुष्टीकरण और भ्रष्टाचार के लिए मंदिरों को गिराकर उनकी जमीनें कब्जा की। यहां रामनवमी की शोभा यात्रा पर पत्थर बरसाए जाते थे। इंडी गठबंधन में इनकी साथी पार्टी सनातन को नष्ट करने की बात करती है और ये कांग्रेस वाले उनके मौन समर्थन में खड़े रहते हैं। साथियों, आप बताओ, कांग्रेस का ये पाप माफी लायक है क्या? ऐसे पाप को माफ किया जा सकता है क्या? इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तराखंड के ऋषिकेश में इलेक्शन रैली की। ऋषिकेश में मोदी ने अपनी सरकार की योजनाओं का जिक्र किया, 4 धाम के विकास की बात की, सैनिकों के कल्याण और सेना के मॉडर्नाइजेशन की बात की और इसके बाद कांग्रेस के जमाने में हुए करप्शन और आतंकवादी घटनाओं की याद दिलाई। मोदी ने कहा, अब बिचौलियों का खेल खत्म हो चुका है, उनकी सरकार ने लूट का खेल बंद कर दिया है, इसलिए विरोधियों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। वो मोदी को गालियां दे रहे हैं, जो मन में आ रहा है बोल रहे हैं, लेकिन मोदी डरने वाला नहीं है। कांग्रेस की सरकार होती तो ये सब कुछ लूट जाता। ये लूट मोदी ने बंद की है और इसलिए मोदी पर उनका गुस्सा 7वें आसमान पर है और इसलिए कुछ भी बोलते जा रहे हैं। भ्रष्टाचार हमारे देश के लिए विनाशक है कि नहीं है? इस देश को भ्रष्टाचार से मुक्ति मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? क्या मेरे जैसे व्यक्ति ने ईमानदारी से कोशिश करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? इसलिए कितनी ही मुसीबतें झेलनी पड़ी, आपके आशीर्वाद बने रहेंगे ना? आपके आशीर्वाद बने रहेंगे ना? ये आपके आशीर्वाद है कि मैं इतनी बड़ी लड़ाई लड़ रहा हूं। चूंकि उत्तराखंड को देवभूमि माना जाता है, हरिद्वार ऋषिकेश को 4 धाम का द्वार कहा जाता है, इसीलिए यहां भी मोदी ने सनातन के अपमान का मुद्दा उठाया। मोदी ने लोगों को याद दिलाया, ये वही कांग्रेस है जिसने मां गंगा के अस्तित्व पर भी सवाल उठाया था। मोदी ने कहा, उत्तराखंड की जनता इस चुनाव में कांग्रेस को सबक जरूर सिखाएगी। कांग्रेस विकास और विरासत दोनों की विरोधी है। उत्तराखंड का कोई निवासी ये नहीं भूल सकता कि कांग्रेस ने प्रभु राम के अस्तित्व पर सवाल उठाए हैं। ये कांग्रेस ही है जिसने पहले राम मंदिर का विरोध किया, लेकिन राम मंदिर बनाने वालों ने कांग्रेस के सारे गुनाह माफ करके उनके घर जाकर के उनको निमंत्रण दिया। लेकिन इनका दिमाग कैसा है पता नहीं, उन्होंने उसका भी बहिष्कार कर दिया और अब तो कांग्रेस ने प्रण लिया है, सार्वजनिक रूप से घोषणा की है कि हिंदू धर्म में जो शक्ति है उसका विनाश करेंगे।
उत्तराखंड की आस्था को तबाह करने की जो साजिशें चल रही है, उसमें कांग्रेस की ये बातें आग में घी का काम करेगी। ये वही कांग्रेस है जो कहती रही है कि हर की पौड़ी में वो मां गंगा के किनारे पर हर की पौड़ी नहीं है। ये क्या कहते हैं, एक नहर के किनारे बसी है। अब ये गंगा जी के अस्तित्व पर सवाल उठा रहे हैं। इन्हें उत्तराखंड के लोग सबक सिखा करके रहेंगे। अपने कैंपेन में मोदी का सबसे ज्यादा फोकस अपनी सरकार के काम गिनाने पर होता है। वो अपनी जन कल्याण योजनाओं की बात करते हैं, लोगों को घर, बिजली, पानी पहुंचाने का जिक्र करते हैं, सड़कों और रेलवे के विकास की बात करते हैं, देश की अर्थव्यवस्था में सुधार की बातें करते हैं। लेकिन ज्यादा चर्चा होती है करप्शन पर मोदी के बयानों की, क्योंकि मोदी साफ साफ कहते हैं भ्रष्टाचार करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। मोदी विरोधी दलों की हाय तौबा का सीधा जवाब देते हैं कि विरोधी दलों के नेताओं को ईडी, सीबीआई ने क्यों पकड़ा, उन पर केस क्यों बनाया, जेल में क्यों डाला। विरोधी दलों के कैंपेन में ये सवाल बार बार उठाए जाते हैं और इसीलिए मोदी अपनी हर सभा में इस पर डिटेल में बात करते हैं। मोदी जनता को सनातन धर्म का अपमान करने वालों के बारे में बताना नहीं भूलते और राम मंदिर का जिक्र भी करते हैं। मोदी जानते हैं राम मंदिर का सवाल 500 साल पुराना है, देश के लोगों की भावनाओं और आस्था से जुड़ा है। इसीलिए चुनाव में मोदी का कैंपेन सबसे ज्यादा इफेक्टिव है। दूसरी तरफ मोदी विरोधी मोर्चे के स्टार कैंपेनर राहुल गांधी अभी भी पुरानी बातों को दोहरा रहे हैं। मैं आपको राहुल गांधी की बात सुनाता हूं। राहुल आज राजस्थान में ही थे। बीकानेर के अनूपगढ़ और जोधपुर के फलौदी में राहुल ने 2 जगह पब्लिक मीटिंग्स की। हमेशा की तरह राहुल ने आज भी जातिवार जनगणना की बात की। कहा कि पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों को उनका हिस्सा नहीं मिल रहा। कांग्रेस सरकार आएगी तो कास्ट सेंसस कराएगी। राहुल ने कहा कि कांग्रेस ने अपने न्याय पत्र में बेरोजगारों, महिलाओं, किसानों और समाज के हर वर्ग के लोगों को उनका हक देने का वादा किया है। वो सारे वादे पूरे किए जाएंगे। और इसके बाद राहुल अपने फेवरेट मुद्दे पर आए। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी को देश के सिर्फ 22 लोगों की चिंता है। वो उनका कर्ज माफ करते हैं, लेकिन किसान, बेरोजगार और महिलाएं जब उनसे कुछ मांगते हैं तो मोदी साफ साफ इनकार कर देते हैं। हिंदुस्तान की हालत समझनी है तो मैं बताता हूं आपको। हिंदुस्तान के सबसे अमीर 22 लोगों के पास उतना ही धन है जितना 70 करोड़ लोगों के पास है। 70 करोड़ लोग क्या कह रहे हैं? 70 करोड़ में से किसान कह रहे हैं हमारे को एमएसपी दे दीजिए। युवा कह रहा है हमें रोजगार दे दीजिए। महिला कह रही है महंगाई से हमें बचाइए। कोई सुनने वाला नहीं। नरेंद्र मोदी सीधा कह देते हैं मैं किसानों को एमएसपी नहीं दूंगा, बिना झिझक के मैं नहीं दूंगा। और फिर कहते हैं वो तो आतंकवादी हैं। वायदा किया था 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा, 15 लाख रुपए दूंगा बैंक अकाउंट में। 15 लाख रुपए से ज्यादा आपके जेब से उठा के ले गए। जीएसटी, नोटबंदी, लाखों रुपए। पहली बार किसान टैक्स देता है। अनूपगढ़ की सभा में राहुल गांधी ने एक बड़ा वादा किया। राहुल ने कहा कि कांग्रेस सरकार आएगी तो हर गरीब के खाते में हर साल 1 लाख रुपए डालेगी। हर महीने 8,500 रुपए दिए जाएंगे। देश में सबसे बड़ा मुद्दा कौन सा है? 90% लोग आपको कहेंगे पहले नंबर पे बेरोजगारी, दूसरे पे महंगाई। अगर आप गरीबी रेखा के नीचे हो, आपके बैंक अकाउंट में हर साल 1 लाख रुपया
8,500 रुपया महीने का खटाखट 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 आता रहेगा। और एक झटके से हिंदुस्तान से हम गरीबी को मिटा देंगे। मजे की बात सुनिए, और उस दिन तक डालेगी जिस दिन तक आप गरीबी रेखा से निकल जाओगे। राहुल की बातें सुनकर लगता है कि उन्हें जमीनी हकीकत का अंदाजा ही नहीं है, क्योंकि कर्नाटक में कांग्रेस इसी तरह की मुफ्त की गारंटीज के वादे करके चुनाव जीत गई। इसके बाद से कांग्रेस ने महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपए, मुफ्त राशन, मुफ्त बस यात्रा, केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा, बेरोजगारी भत्ता जैसे वादों को चुनावी एजेंडे का हिस्सा बना लिया। लेकिन राहुल गांधी भूल गए यही वादे उन्होंने मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के इलेक्शन में भी किए थे, लेकिन तीनों जगह चुनाव हार गए। शायद राहुल हार से सबक नहीं सीखते। कांग्रेस की असली दिक्कत क्या है, ये आज रोहन गुप्ता ने बताया। रोहन गुप्ता कांग्रेस के प्रवक्ता थे, पार्टी की नीतियों को अच्छी तरह जानते हैं। कांग्रेस ने उन्हें गुजरात में अहमदाबाद ईस्ट सीट से लोकसभा चुनाव का टिकट दिया था, लेकिन रोहन गुप्ता ने टिकट लौटा दिया और आज उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। बीजेपी महासचिव विनोद तावड़े और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी की मौजूदगी में रोहन गुप्ता बीजेपी में शामिल हुए और इसके बाद उन्होंने कहा कि कांग्रेस की असली दिक्कत यह है कि पार्टी हाईकमान को जनता की नब्ज के बारे में जानकारी ही नहीं है। राहुल गांधी के सलाहकार ऐसे हैं जो पंचायत का चुनाव भी नहीं लड़े, इसीलिए कांग्रेस का बेड़ा गर्क हो रहा है। सिर्फ लालच से आदमी नहीं छोड़ता है। जब स्वाभिमान की बात आती है, हम जैसे लोग राजनीति में कुछ लेने नहीं आए, हम सेवा करने आए। कुछ अपेक्षा के बिना पार्टी में दिल से काम किया, पर जब यह लगने लगा कि एक ऐसी पार्टी जो विचारधारा की हम बात कर रहे हैं, देश में, भारत देश में विचारधारा के दो मुख्य बिंदु है, एक राष्ट्रवाद की बात हो या एक सनातन धर्म के रिस्पेक्ट की बात हो, यह हर भारतीय के दिल में है। जब यह लगने लगा लास्ट 1.5 साल से कि दोनों मुद्दों पे जो पार्टी की मुख्य जो ओरिजिनल विचारधारा थी उससे बिल्कुल भटकने की बात चलेगी, लेफ्टिस्ट की तरफ चलेगी। हम भी प्रवक्ता थे, हम भी कई बार डिफेंड करते थे। आज मैं सैनिक था, करता था, पर मन से दुख होता था कि ये क्या कर रहे हैं हम लोग। आज हम राम मंदिर की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, आज आप बोल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में हम लोग ऑर्डर का सम्मान करते हैं, आप क्यों नहीं जाएंगे? तो जब तक विरोधाभास रहेगा, विश्वसनीयता नहीं रहेगी। जो हमारे एक हैं जो थे कम्युनिटी जिनके नाम में राम है, वो सनातन के जब अपमान हो रहा था तो हमको यह कहा गया कि आप चुप रहिए। देश के नाम का एक गठबंधन बनाया गया, पर उसमें देश विरोधी ताकतों को जोड़ा क्या। आज देश के सामने अब जाते, आपका नैरेटिव बहुत क्लियर होना चाहिए। जिस ईवीएम के कारण आप 2 चुनाव जीते, आप उस पर सवाल उठा रहे हैं। जब तक आपका हर चीज में विरोधाभास रहेगा, कैसे देश आप पे भरोसा करेगा? अगर विजन ही नहीं होगा, ऐसे व्यक्ति जिन्होंने कभी एक चुनाव नहीं लड़ा, अगर वो पार्टी का विजन तय करेंगे तो यह हाल होगा। जो दिशा विहीनता के कारण जो उनकी विश्वसनीयता चली गई है विरोधाभास के कारण, उसके आज ये मैं निर्णय ले रहा हूं। रोहन गुप्ता से पहले कांग्रेस के एक और प्रवक्ता गौरव वल्लभ बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं। उनसे पहले अर्जुन मोढवाडिया, रवनीत बिट्टू, संजय निरुपम जैसे तमाम बड़े नेताओं ने कांग्रेस को छोड़ दिया और सबने एक ही बात कही, राहुल गांधी कुछ लोगों से घिरे हुए हैं। राहुल को राजनीति की समझ नहीं है, देश के मुद्दों की जानकारी नहीं है और वो जिनकी सलाह पर चलते हैं वो खुद कभी चुनाव नहीं लड़े। सबका इशारा जयराम रमेश की तरफ है, जो आजकल राहुल गांधी के राजनीतिक गुरु बने हुए हैं। लेकिन कांग्रेस के नेता जवाब में एक ही बात कहते हैं, जिन लोगों ने कांग्रेस छोड़ी वो सीबीआई, ईडी से डर गए। लेकिन हाल ही में जिन प्रवक्ताओं ने पार्टी छोड़ी है, उनमें से किसी पर ईडी या सीबीआई का कोई केस नहीं था, न किसी को कोई नोटिस मिला था। जिन नेताओं ने कांग्रेस छोड़ी, उनका कहना है कि कांग्रेस में रहकर उन्हें राम मंदिर का विरोध करना पड़ रहा था, क्योंकि कांग्रेस मुस्लिम वोटों के चक्कर में अपीजमेंट की पॉलिसी अपना रही थी। लेकिन इस दौड़ में कांग्रेस अकेली नहीं है। ममता बनर्जी ने भी आज ईद के मौके पर मुसलमानों को डराने की कोशिश की। ममता बनर्जी ने आज कहा कि बीजेपी के नेता 400 पार का दावा कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी 200 पार कर ले ये बड़ी बात होगी। क्योंकि आज ईद है, इसलिए बंगाल में कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के नेताओं की रैलियां नहीं हुई।
ज्यादातर नेताओं ने ईद सेलिब्रेशन के कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। ममता बनर्जी ने भी आज कोलकाता में ईद मिलन समारोह में शिरकत की। जलसा कोलकाता के रेड रोड इलाके में हुआ। ईद की नमाज का इंतजाम किया गया था। ईद की नमाज के वक्त भी ममता बनर्जी मौजूद थी और इसके बाद उन्होंने मुस्लिम भाइयों को ईद की मुबारकबाद दी, लेकिन एक चेतावनी साथ साथ दे दी। कहा, अब सावधान रहने का वक्त है। बीजेपी सीएए के बहाने देश में एनआरसी लागू करना चाहती है। बीजेपी की चाल को समझो। हालांकि ममता ने यह भी कहा कि वो अपनी जान दे देंगी, पर किसी भी कीमत पर बंगाल में सीएए और एनआरसी लागू नहीं होने देंगी। नो एनआरसी, नो कैब, नो यूनिफॉर्म सिविल कोड, সব মানুষের অধিকার তার নিজস্ব অধিকারের মতো থাকবে। আর আমার সাথে লড়তে গেলে জেনে রেখো, তুমি আমাকে জেলে পুরে দিতে পারো, তুমি আমার গলা কেটে দিতে পারো, কিন্তু আমি একটা বিশ্বাস করি, मुद्दा लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। মনে রাখবে, আমরা সবাই সবাইকে ভালোবাসি, বিশ্বাস করি। আপনাদের পরিবার পরিজন যারা বাইরে কাজ করে তাদের বলবেন ভোটটা যেন দিয়ে যায়, তা নাহলে তাদের নামগুলো কেটে দেবে। পরে বলবে মাছের মাথাটা দেখছেন তো, ওটা হচ্ছে ক্যা, আর লেজাটা হচ্ছে এনআরসি, আর মধ্যখানে পেটিটা হচ্ছে ইউনিফর্ম সিভিল কোড। এটা যদি না চান, বরাবরই আপনাদের আশীর্বাদে দোয়ায় আমরা কিন্তু এখানে আছি। আমি এখনো বলি, তৃণমূল কংগ্রেসের সাথে যদিও এখানে বলা উচিত নয়, কিন্তু ইলেকশনের সময় মনে রাখবেন, ফাইট আমাদের সাথে বিজেপি। দিল্লিতে ইন্ডিয়া জোট কি করবে আমরা দেখে দেবো, কিন্তু বাংলায় আমরা লড়ছি बीजेपी साथे একটা ভোটও যেন অন্য কোনো দলে না যায়, তৃণমূল कांग्रेस ছাড়া। इसके बाद ममता ने ईद के मौके पर दंगे की बात की। ममता ने कहा, बीजेपी चुनाव जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, दंगे करा सकती है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वो बीजेपी नेताओं के भड़काऊ बयानों को अनसुना कर दें, कूल रहें, शांत रहें, तृणमूल कांग्रेस के साथ रहें। ईद मुबारक का साथ साथ में पहला बैसाख आ रहा है, शुभ नववर्ष, और हमारा फाउंडेशन डे बंगाल को आप लोगों को शुभकामना है। साथ साथ में अन्नपूर्णा पूजा भी है, लेकिन अन्नपूर्णा पूजा माता को हम श्रद्धा करते हैं, और ये लोग किसका नाम पे आपको नाम है दंगा करने चाहता है। कोई दंगा करने अगर आते हैं, आप चुपचाप रहो, माथा ठंडा रहो, बिल्कुल आप रहे कुल, हम रहेगा कुल। उसको दाना फसाद का चक्रांत हम नहीं करने देंगे। एक चॉकलेट बम भी बंद फटते हैं, एनआईए को भेज देता है, सबको अरेस्ट कर लो। सबको अरेस्ट करते करते तुम्हारा देश ही सुनना हो जाएगा। यही बात में रहता है। हम तो छोटा आसमान चाहते हैं, सुंदर आसमान, जिसके लिए सब लोगों ने एक साथ में रहेगा। जय बांग्ला, जय बांग्ला, जय बांग्ला। हिंदुस्तान हम ही करेंगे और कोई नहीं। ये वादा रखिए, पहले कहा था आपकी बार 200 पार, हो गया 70 में खत्म, और अभी कहता है आपका बार 400 पार। मैंने बोला पहले 200 तो करो, उसका बाद 70 कटो। ममता बनर्जी के इस बयान का जवाब पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने दिया। रविशंकर प्रसाद ने कहा, सीए के नाम पर ममता बनर्जी लोगों को डरा रही हैं, जबकि सीए का एनआरसी से कोई संबंध नहीं है। रविशंकर प्रसाद ने कहा, ममता जिस तरह की राजनीति कर रही हैं, उसको देखते हुए लगता है कि इस बार उनकी करारी हार होगी। बीजेपी तो ऐसे ही इंटर कर चुकी है और कसके करेगी। सीए का कोई संबंध एनआरसी तो नहीं है। क्या वो नहीं चाहती हैं कि बांग्लादेश से आए जो विस्थापित हिंदू हैं, जो पीड़ित हैं, जो अमानवीय त्रासदी से त्रस्त हैं, उनको देश में स्थान मिले? क्या ममता जी खाली रोहिंग्या का संरक्षण देना चाहती हैं, या संदेश खाली के शाहजहां शेख टाइप के लोगों को?
जो महिलाओं के साथ अत्याचार करते हैं, ये देख रहा है। इसलिए मैं ईद के दिन कोई राजनीतिक बात नहीं करूंगा। सबको शुभकामनाएं, लेकिन बंगाल के नतीजे चौंकाने वाले होंगे और भाजपा बहुत बुरी तरह से ममता जी को, उनकी पार्टी को परास्त करेगी। रविशंकर प्रसाद की बात सही है कि सीए और एनआरसी में आपस में कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन लोग इन बारीकों को नहीं समझ पाते। जब से सीए आया है, मुसलमानों को यह कहकर डराया गया कि तुम्हारी नागरिकता छीन ली जाएगी, तुमसे कागज मांगे जाएंगे। ममता बनर्जी अपने वोट बैंक को कायम रखने के लिए इसी डर का फायदा उठाती हैं। वो डरे हुए मुसलमानों को और डराती हैं। हकीकत यह भी है कि ममता बनर्जी फिलहाल संदेश खाली में महिलाओं पर जुल्म और जमीनों के कब्जों के मामलों से, उनकी सरकार के दौरान हुए घोटालों से लोगों का ध्यान हटाना चाहती हैं। लेकिन संदेश खाली के मामले में तृणमूल कांग्रेस की मुश्किलें कम नहीं होंगी, क्योंकि अब संदेश खाली के सारे मामलों की जांच हाईकोर्ट ने सीबीआई को सौंप दी है और सीबीआई ने आज ही एक मेल आईडी जारी की है। इस पर संदेश खाली के पीड़ित अपनी शिकायत सीबीआई को पहुंचा सकते हैं। महाराष्ट्र में आज महाविकास आघाड़ी के लिए राहत की खबर आई। मुंबई साउथ सेंट्रल सीट पर उद्धव ठाकरे की पार्टी को कैंडिडेट बनाए जाने से नाराज होकर मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़ प्रोटेस्ट कर रही थी। उन्होंने आज कहा कि वो पार्टी हाईकमान का फैसला मानेगी, गठबंधन के उम्मीदवार के लिए कैंपेन करेंगी। पता यह लगा कि वर्षा गायकवाड़ की उद्धव ठाकरे से मुलाकात हुई। इसके बाद कांग्रेस के बड़े नेताओं ने उनसे बात की और फिर वर्षा गायकवाड़ का गुस्सा कम हो गया। हालांकि यह पता नहीं लगा कि पार्टी हाईकमान ने वर्षा को क्या भरोसा दिया, लेकिन आज वर्षा गायकवाड़ ने कहा वो क्यों नाराज थी, उनको किस बात से दिक्कत थी। ये सारी बातें उन्होंने पार्टी के बड़े नेताओं को बता दी हैं। अब हाईकमान फैसला करेगा, लेकिन फिलहाल वो अलायंस के उम्मीदवार के लिए प्रचार करेंगी। वर्षा ने कहा कांग्रेस को मुंबई में अपनी मजबूत सीटें नहीं छोड़नी चाहिए थी, लेकिन अब पार्टी ने फैसला कर लिया तो सारे कार्यकर्ता काम पर लग जाएंगे। हर किसी को जब भी पार्टी का झंडा उठाता है, उस सबको अधिकार है कि वो सीट मांगे, उसमें गलत क्या है। सभी को लगता है कि हम स्ट्रांग हैं, वहां पे हमको मांगना चाहिए। जब अलायंस में आप बैठते तो आप अपने पार्टी की भूमिका रखते, तो उसमें गलत क्या है। तो ऐसा है कि हम